हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी एकदम सिंपल चैप्टर है, मतलब कुछ लेने का है नहीं इसमें। मतलब बच्चे को भी आप समझा दोगे ना कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है तो भी वो समझ जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्रोबेबिलिटी मतलब के पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का मतलब मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉसिबिलिटी एक सिंपल वर्ड है, मतलब किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी है। ठीक है, उसको हम परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हैं, या तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, या तो उसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या बोले जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, या जो भी मतलब अगर समझ आ रहा होगा तो फिर बेस्ट है। ओके, 9th में ये चैप्टर आपको पहली बार आता है और 10th में ये सेम चीज आपको आती है, बस थोड़ा अपडेटेड आता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 9th और 10th का जो मैथ्स है वो आपस में लिंक्ड है। 9th में जो चैप्टर्स है उनका ही अपडेटेड वर्जन 10th की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो भी मतलब समझना है 9th में वो आपको याद रखना है ताकि आपको 10th में काम आए। ओके, तो पॉसिबिलिटी, अभी सपोज आप कोई वेदर फोरकास्टिंग देखते हो, वेदर फोरकास्टिंग अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि उसमें कितनी बार ऐसे बताते हैं कि आज 70% प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, आज 30% प्रोबेबिलिटी है, आज 90% प्रोबेबिलिटी है। ओके, प्रोबेबिलिटी मतलब कि आज बारिश पड़ने की संभावना कितनी है। तो कोई कभी 70% होती है, कभी 30% होती है, कभी 90% होती है। 90 to 100 के बीच में जब आपको परसेंटेज दिखते हैं वहां पे तो आपको लगता है हाँ भाई आज तो बारिश पड़ेगी ही। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर 90% पड़ेगी तो 10% प्रोबेबिलिटी मतलब 10% ये भी संभावना है कि वो नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अभी सपोज अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 6 बॉल्स है और 6 बॉल्स के ऊपर मैंने लिख दिया है, सबके ऊपर एक एक नंबर लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मुझे वो 6 बॉल्स में से कोई भी रैंडम बॉल उठाना है। मेरे को नंबर नहीं दिख रहा है, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है। ओके, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली मुझे इतना पता है यहाँ पे 6 बॉल्स पड़े। मैं रैंडमली उसमें से एक बॉल उठाऊंगा। अब अगर कोई मुझे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज इवन नंबर, इवन नंबर मतलब के जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो, तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे हाथ में जो बॉल है, जो मेरे हाथ में बॉल है वो उस पे इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने 6 नंबर बोले थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से कितने इवन है और कितने ऑड है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। 1 3 और 5 ऑड है, 2 4 और 6 ये इवन है। तो यहां पे टोटल आउट, यहां पे मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, P ऑफ E मतलब के प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E। यहां पे हमारा इवेंट क्या है कि मेरे सामने 6 बॉल्स पड़े, उसमें से मैंने एक रैंडम उठाया है, वो मेरा इवेंट हो गया। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब कि यहाँ पे टोटल आउटकम्स है 6, क्योंकि कितने बॉल्स हैं हमारे पास, 6। अब 6 में से जो मैंने हाथ में उठाया है वो इवन है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसमें जो 6 बॉल्स थे उसमें से इवन बॉल्स कितने, 2 4 और 6। ये 3 नंबर जिस बॉल पे है वो 3 बॉल्स इवन बॉल्स है। ठीक है, तो यहां पे 3 क्या हो गया, वो हो गया फेवरेबल आउटकम्स। मतलब के हमारी कंडीशन के हिसाब से कौन से आउटकम्स है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2 यानी 50% प्रोबेबिलिटी। सिंपल। यहां अगर आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है 0.5। ओके, और एक चीज हमको याद रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज, यहां पे है ना प्रोबेबिलिटी, अगर आपको पूछा जाता है तो ट्राई करें कि आप हमेशा उसे डेसिमल में ही कन्वर्ट करें।
क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में आती है। ये जो मैंने साइंस लगाया मतलब इसका मतलब होता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 और 1 के बीच का कोई नंबर होगा। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आती है मतलब समझ जाना आपने आंसर रॉन्ग लिखा है। अगर 0 से कम आती है तो भी सेम, आपने जो आंसर है वो रॉन्ग लिखा है। ओके, तो ये एक रूल हो गया प्रोबेबिलिटी का। ये आपको ट्रू फॉल्स में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। और दूसरी P ऑफ E मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E नॉट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ 6 बॉल्स में से मैंने एक बॉल उठाया, उसमें से मतलब प्रोबेबिलिटी हमको ये फाइंड करनी है कि वो बॉल पे जो नंबर है वो इवन है, तो उसका आया 3/6। और अब दूसरे में मेरे को बोला है कि जो इवेंट क्या बोलते हैं, जो बॉल उठाया है उस पे इवन नंबर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। मतलब कि पहले हमने इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, और अब उस पे इवन नंबर नहीं है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, तो वो क्या हो गया E एंड E नॉट। नॉट मतलब NOT, वो नॉट, इसे जो मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाई उसे नॉट नहीं बोलते हैं। ओके, E नॉट मतलब कि E है और E नहीं है। यहां पे E क्या है, कोई भी इवेंट। ओके, अभी आपको थोड़ा थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। मतलब आपकी पूरी टेक्स्ट बुक का इजीएस्ट चैप्टर है ये। ओके, तो यहां पे क्या लिखा है, P ऑफ E एंड P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। जब हम दोनों का एडिशन करेंगे तो 1 मिलेगा। चलो उसी एग्जांपल की बात ले लेते हैं। अब बॉल पे जो नंबर है वो इवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। अब वो इवन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नहीं है मतलब कि ऑड है, और कोई तो ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास। इवन नहीं है मतलब कि वो ऑड है, तो ऑड में कौन से आते हैं 1, 3 एंड 5। ये भी कितने हो गए, 3 नंबर हुए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। तो P ऑफ E मतलब कि वो इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 3/6। तो 3/6 प्लस 3/6 करेंगे तो 6/6 मिलेगा एंड दैट इज 1। ये प्रोबेबिलिटी का सेकेंड रूल। ओके, तो ये तो कुछ सिंपल रूल्स थे। अब ये रूल्स हम अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई करके बाकी के जो मतलब उसमें जो सम्स है उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 में टोटल आपके 13 क्वेश्चंस है, और 13 के 13 क्वेश्चंस इसी लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, मतलब इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। प्लीज एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको फिर बाद में ये चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। एक क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमन है, वो 30 बॉल्स खेलती है। कितने 30 बॉल्स, तो यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हुए, टोटल आउटकम्स हुए 30, क्योंकि वो 30 बॉल्स खेलती है। अब 30 में से 6 बॉल्स पे वो बाउंड्रीज हिट करती है। ओके, अब यहां पे ऐसा लिखा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। सिंपल है, यहां पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि उसने बाउंड्रीज मारी। 30 में से 6 बॉल्स पे उसने बाउंड्रीज मारी, मतलब कि यहां पे तो पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे, लेट द
गिवन इवेंट बी P ऑफ E। ओके, P ऑफ E। तो हम यहां पे फिर क्या लिखेंगे, P ऑफ E इज इक्वल टू, यहां पे आपको वो फॉर्मूला लिखने की, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरी लिखनी होगी अगर आपको एग्जाम्स में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो। ओके, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि उसने बाउंड्रीज कितनी मारी, तो 6, और टोटल आउटकम्स मतलब के 30। तो ये हो गई हमारी P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी। अब बाउंड्रीज नहीं मारी तो हमने याद है वो सेकंड वाला रूल देखा था, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E, क्योंकि ये यहां पे चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब -6/30, तो आपका आंसर आएगा, अगर आप एलसीएम लेते हैं, आपको लेना ही है एलसीएम लेके फिर आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आएगा 24/30। ओके, आपका आंसर 24/30 आएगा। तो ये क्या हो गया, P ऑफ E नॉट की प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब कि उसने बाउंड्रीज नहीं मारी। फिर लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, therefore the probability that she did not hit a boundary is 24/30। अब ये जो सेंटेंस है, फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूलाज और ये सब है, मैं सब सम्स में नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखनी है कंपल्सरीली। आपको ये जो गिवन डेटा है वो लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है लेट द गिवन इवेंट बी P ऑफ E। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड नंबर, (1500) families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। अब यहां पे ऐसी 1500 फैमिलीज सिलेक्ट की गई है जहां पे 2 चिल्ड्रन है। अब वो बॉयज हैं गर्ल्स हैं वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, और अगर वो डेटा कहां पे दी हुई है, नीचे टेबल में दी हुई है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। अब पहला इसमें दिया हुआ है, पहला है 2 गर्ल्स, मतलब जिस फैमिली में 2 गर्ल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट द गिवन इवेंट बी, यहां पे हम लिखेंगे P ऑफ E1। क्यों, क्योंकि यहां पे आगे भी और ऐसे इवेंट्स है जिसमें 1 गर्ल है या नो गर्ल है। ओके, E1 लिखेंगे। यहां तो अगर आप चाहें तो E1 की जगह लेट द गिवन इवेंट बी ए, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। E की जगह पे आप A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C ले सकते हैं, X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पे PA लिख रहे हो तो उसका जो अपोजिट है, मतलब कि PA नॉट लिखना है आपको। ऐसा नहीं आपने यहाँ पे PA लिखा तो आप PE नॉट कर दोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ A, लेट द गिवन इवेंट बी A, तो P ऑफ A इज इक्वल टू, अब 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज है, 475 फैमिलीज है, और टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500 फैमिलीज। ओके, तो यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 19/60, क्योंकि 25 19 का होता है 475 एंड 25 60 का होता है 1500। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, जिसमें है P ऑफ, यहां पे हम लेंगे P ऑफ B, लेट द गिवन इवेंट बी B। ओके,
अब 1 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज है? तो 814, ओके, और टोटल फैमिलीज है 1500। तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा 407 बाय 750। ये हो गई बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब के 1 गर्ल वाली। अब थर्ड है नो गर्ल, उसमें हम लिखेंगे लेट द इवेंट बी सी। यहां पे आपको फॉर्मूलाज लिखनी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये बिल्कुल भी मत भूलना, वरना हाफ मार्क इसका ही काट देते हैं टीचर्स। अब ऐसी कितनी फैमिलीज है? 211 और टोटल फैमिलीज 1500। सो आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी थर्ड इवेंट की आएगी 211 बाय 1500, क्योंकि इसे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में कौन से मंथ में कितने स्टूडेंट्स का बर्थ दिया हुआ है, मतलब कितने स्टूडेंट्स का बर्थ है, उस हिसाब से ग्राफ बना हुआ है। टोटल कितने? 40 स्टूडेंट्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगर आप ध्यान से देखोगे पेज नंबर 247 पे ये ग्राफ दिया हुआ है, ओके। तो वहां पे अगस्त में कितने बच्चे, मतलब कितने बच्चों का बर्थ डेट अगस्त में है? टोटल है 40 स्टूडेंट्स, और अगस्त में जिनका बर्थ हुआ है वो है, अगर आप ग्राफ ध्यान से देखोगे तो 6 स्टूडेंट्स है। तो 6 आउट ऑफ 40, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। 6 आउट ऑफ 40, उसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3/20, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। और वही आपको ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है, लेट द इवेंट बी पी ऑफ let the given event be E, okay, or favorable outcomes upon total outcomes. Next, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with following frequencies of different outcomes. 3 coins है और तीनों को एक साथ 200 बार उछाला है, और उसके बाद जो आउटकम्स आए हैं वो नीचे वाली टेबल में दिए हुए हैं। आउटकम्स में 3 हेड्स, 2 हेड्स एंड 1 हेड है, और नो हेड भी है। अब 3 हेड्स मतलब कि आपने तीनों कॉइन टॉस किए और तीनों के 3 हेड्स आए, ऐसे कितने आउटकम्स? 2 हेड्स मतलब कि 2 में हेड है और 1 में टेल आया। फिर 1 हेड, 1 में हेड आया, 2 में टेल आया, और नो हेड मतलब कि तीनों दिन टेल आया। ओके, अब यहाँ पे if 3 coins are simultaneously tossed up, again compute the probability of 2 heads coming up. अगर उन कॉइन्स को वापस टॉस किया जाता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी मतलब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने आउटकम्स है? 200, क्योंकि उसे 200 टाइम्स टॉस किया गया है। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब कि 2 हेड्स वाले आउटकम्स कितने हैं? तो वो है 72। तो 72 अपॉन 200 करेंगे, और अगर आप उसे सिंप्लीफाई करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 जा होता है 72, एंड 8 25 जा होता है 200। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9/25। ओके, 9/25। फिर उसके बाद an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया और उनकी इनकम लेवल के हिसाब से उनके पास कितने व्हीकल्स है वो देखने के लिए उन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं। इनकम्स में 7000 से भी लेस जो होते हैं वो भी उसी क्लास में, और 7000 टू 10,000 टू 13,000 13 टू 16 एंड 16 से उससे ज्यादा जितने भी है वो।
और व्हीकल्स पर फैमिली 0, 1, 2 एंड अबव 2। अब इसमें क्या लिखा है, सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। पहली कंडीशन 10,000 to 13,000 के बीच में उनकी पर मंथ इनकम है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है, एग्जैक्टली 2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 10 to 13,000 में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स मतलब कि 2 व्हीकल्स वाले कॉलम में कितने 29 फैमिलीज है, टोटल 29 फैमिलीज है। आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट की वो होगी 29 अपॉन 2400। फिर सेकंड है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अब 16,000 और मोर वाली क्लास में हम देखेंगे मंथली इनकम में 16,000 और मोर वाली जो रो है उसमें 1 व्हीकल्स वाली कॉलम में लास्ट वाला वहां पे लिखा है 579। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी होगी 579 अपॉन 2400। फिर थर्ड अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, मतलब 0 व्हीकल्स, और लेस देन 7,000 है, ओके, लेस देन 7,000 में 0 व्हीकल्स, उसमें कितने 10 है, तो 10 बाय 2400 या फिर 1 बाय 240, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज्यादा व्हीकल्स, किसमें 13 to 16,000 पर मंथ में, तो वो कितने 25, तो 25 बाय 2400। आपको फॉर्मूलाज और स्टेटमेंट्स के साथ लिखना है। अगर आप चाहे तो पांचों 5 इवेंट्स को A B C D E ऐसे नाम दे सकते हैं, ओके। ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक से कम व्हीकल हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं, ओके। तो यहां पे अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई हम सिर्फ एक व्हीकल वाला जो नंबर है उसे ही करें, लेकिन यहां पे 0 व्हीकल्स, एक से कम मतलब 0 व्हीकल्स, तो 0 व्हीकल्स में जितनी भी फैमिलीज है, अब यहाँ पे कोई इनकम नहीं दिया हुआ है, कौन से इनकम वाली फैमिली है, यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज है 0 व्हीकल्स में 10 + 1 + 2 + 1 टोटल 14 हुआ, और उसमें जो 1 व्हीकल वाली फैमिलीज है उसका भी ऐड करेंगे और +14 कर देंगे। तो आपकी 5th कंडीशन की प्रोबेबिलिटी होगी 2062। 2048 सिर्फ 1 व्हीकल्स वाले हैं और उससे कम यानी कि 0 व्हीकल्स वाले, तो 2062 अपॉन 2400 मतलब कि 1031 अपॉन 1200, ओके। और यहां पे भी आप 1 बाय 240 कर ही दें, सिंप्लीफाई किया हुआ आंसर अगर आप दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारे टीचर्स उसके लिए मार्क्स देंगे लेकिन कुछ टीचर्स जो होते हैं वो सिंप्लीफाई नहीं करने का भी मार्क्स काटते हैं, ओके। नेक्स्ट रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। अब टेबल 14.7 251 पे दी हुई है, उसमें कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, 90 स्टूडेंट्स है। मैथमेटिक्स में एक टेस्ट ली है और उसी के मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 20, 20 to 30 ऐसे करके अलग अलग रेंज में मार्क्स दिए हुए हैं, और उस हिसाब से कितने स्टूडेंट्स ने उतने मार्क्स स्कोर किए हुए वो दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained less than 20% in the mathematics।
मतलब लेस देन 20 मतलब कि 0 to 20 में आया, उसमें कितना है 7 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/90। फिर उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained marks 60 or above। 60 और above। अब यहां पे दो क्लास है जहां पे 60 दिया हुआ है, 50 to 60 एंड 60 to 70। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास कभी भी आती है तो याद रखना हमेशा जो नीचे वाला क्लास होता है वो लेते हैं, ऊपर वाला क्लास हम नहीं लेते। नीचे वाला क्लास मतलब के 60 to 70 वाला क्लास लेंगे हम, और 60 और अबोव लिखा है तो हम 70 और अबोव वाला क्लास भी लेंगे। तो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 तो 23/90 होगा आपका सेकंड का आंसर। फिर 7th question, to know the opinion of students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table। अब statistics जो सब्जेक्ट है उसे कितने जन लाइक करते हैं और कितने स्टूडेंट्स डिसलाइक करते हैं उसका डेटा दिया हुआ है, और यहाँ पे सिंपली आपको बस उसकी प्रोबेबिलिटी दिखानी है कि कितने स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट हमने चूज किया है वो रैंडम 200 में से हमने जो स्टूडेंट चूज किया है वो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप सिंपली 135/200 कर दोगे, और लाइक नहीं करता है तो इसको फाइंड करने के दो रास्ते हैं। या तो आप वो ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे P of E प्लस P of E नॉट इज इक्वल टू 1, या तो आप डायरेक्टली कितना है यहाँ पे 65/200 करेंगे। दोनों ही मेथड्स सही है और आपको आंसर मिल जाएगा। 8th वाला, रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। अब एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 2 आपको पेज नंबर 245 पे दिया हुआ है। ये एक क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बटा हुआ नहीं है, तो उसे हमें पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका हमें बनाना पड़ेगा, मतलब कि जो टेबल बनाते हैं, यहाँ पे आपको रैंडम डेटा दिया हुआ है, हमें उसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं अगर आपके पास ऐसी डेटा आती है तो आपको टेबल कैसे बनानी है। अब हम बनाते हैं 14.2 के क्वेश्चन 2 की टेबल। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 14 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। 40 इंजीनियर है, उनके घर से उनके काम की जगह, मतलब कि जहां पे वो काम करते हैं वो जगह तक का डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में कितनी दूरी है वो दिया हुआ है, किसमें, किलोमीटर्स में। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर, नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड टोटल। ओके, फिर यहां पे मैंने क्लास किस हिसाब से लिया है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए मैंने क्लास सेम रखी है, हर एक में 5-5 का गैप है। देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ओके, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 31 है, मैक्सिमम नंबर 31 है, तो मैंने यहाँ पे 30 to 35 तक की क्लास बनाई है। ओके, अब नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो है वो हम टैली मार्क्स के थ्रू करेंगे। अब पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है 5 मतलब अभी देखो यहाँ पे भी 0 to 5 है एंड 5 to 10 है। हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो नीचे वाली क्लास में रखते हैं। अब 5 है तो हम 5 to 10 वाली क्लास में एक लाइन रखेंगे। फिर उसके बाद 3, 0 to 5, 10, 10 to 15, 5 to 10 में नहीं आएगा, नीचे वाली क्लास में आएगा। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लेते हैं। Probability that an engineer lives less than 7 kilometer
फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। 0 to 5 हम ले लेंगे, कितने 5, यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब हमने जिन इंजीनियर्स के घर 5 किलोमीटर दूर है वो भी हमने यहाँ पे काउंट किया है, और 6 किलोमीटर है वो भी हमने यहाँ पे ही काउंट किया है। तो अब हम डेटा में काउंट करेंगे कि 5 और 6 वाले कितने हैं। तो 5 किलोमीटर वाले भी 2 इंजीनियर है और 6 किलोमीटर वाले भी 2 इंजीनियर है, तो टोटल आपका होता है 9। ओके, 9 ऐसे इंजीनियर्स है जो लेस देन 7 है, और टोटल आउटकम्स है 40, फेवरेबल है 9, टोटल है 40, तो 9/40 हो गया फर्स्ट वाले का। ओके, फिर सेकंड है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। पहले वाले में 7 से कम था, और यहाँ पे या तो 7 या तो 7 से ज्यादा है, तो ये तो वही हो गया P ऑफ E एंड P ऑफ E नॉट। यहाँ पे 9/40 है, तो 40 में से 9 माइनस करें तो 31 बचता है हमारे पास, तो सेकंड जो है उसका आंसर आ जाएगा 31/40, बिकॉज P ऑफ E एंड P ऑफ E नॉट अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब हाफ किलोमीटर वाला तो एक भी इंजीनियर नहीं है, यहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। फिर आते हैं हम 11 पे। आपको 11 बैग्स दिए हुए हैं व्हीट फ्लोर के, मतलब के गेहूं के आटे के, आपको कितने 11 बैग्स दिए हुए, हर एक बैग के ऊपर 5 kg लिखा है, बट वो 5 kg से थोड़ा ऊपर नीचे है, जैसे 4.98 हो गया, 5.03 हो गया, एक्चुअली सर 98 नहीं 98 कहते हैं, 4.98, 5.03, ओके 5.07 ऐसे करके अलग अलग बैग्स का जब हमने एक्चुअल वेट निकाला तो जो मेजरमेंट आई वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg। अब इसमें जो भी 5 kg से मोर, जैसे कि 5.07, 5.09, 5.08, 5 से तो ऊपर ही हुए, तो वो सब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो भी बैग्स है उसमें से एक रैंडम निकाला है वो 5 kg के ऊपर के वेट वाला है। 7 बैग्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल बैग्स है 11 और 7 बैग्स है जिसमें 5 kg से ऊपर है वेट, तो उसका आंसर हो जाएगा 7/11। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा देखना है। एक ही सिटी का 30 डेज का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में, ओके, और इसे किसमें गिना गया है, पार्ट्स पर मिलियन और ppm। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16। अब यहां पे भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। उसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें क्लास दी हुई है 0.00 से 0.4, फिर 0.04 से 0.08, मतलब कि आपको क्लास लेंथ दी हुई है, उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो यहाँ पे हमारी टैली मार्क्स की एंट्री हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पे हमारा टोटल 30 आया, मतलब टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने 30 है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखते हैं। 0.12 से 0.16 के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज तक कॉन्सेंट्रेशन था उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 2 है, फेवरेबल आउटकम्स 2/30 इज इक्वल टू 1/15। फिर उसके बाद 14.2 का क्वेश्चन 1। अब यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे 4 कैटेगरीज है ब्लड ग्रुप में, A, B, O एंड AB। उस हिसाब से हमें टैली मार्क्स का
यहाँ पे हमें टैली मार्क्स करने, ओके। अब पहला है ए, फिर बी, फिर ओ, एंड देन अगेन ओ। 3, 2, 1. अब टैली मार्क्स होने के बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो फाइंड करना है। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट of this class selected at random has blood group AB। मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप किस स्टूडेंट्स के पास है, किन स्टूडेंट के पास है? सिर्फ 3 स्टूडेंट के पास है। तो टोटल है 30, तो 3/30 दैट इज 1/10। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ही खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और चैप्टर्स पढ़ेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिए, आपके डाउट्स वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगे, ओके। आप एक छोटा सा फीडबैक भी छोड़ सकते हैं कमेंट्स में। और हाँ, मैथ्स के अलावा अगर आपको साइंस, इंग्लिश या एसएस में प्रॉब्लम्स है या आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।